बीजेपी या मोदी सरकार इजरायल से अपने करीबी संबंधों या रुझान के कारण चर्चा का विरोध कर रही है, या ये कह रही है कि दोनों देशों से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, इस पर असर पड़ सकता है? क्या भारत इजरायल को नाराज करने का जोखिम उठा सकता है? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ विवेक काटजू साहब हैं, पूर्व राजनयिक, हर्ष डोभाल हैं, पश्चिम एशिया में रहे हैं और इजरायल में भी आपको रहने का अनुभव प्राप्त हुआ है, वहाँ से पत्रकारिता करने का। विजय गोयल साहब अभी जुड़ जाएंगे हमारे साथ। नीलोत्पल बसु, नेता सीपीएम, बारिश का इस वक्त है तो आते ही होंगे। प्रोफेसर अपूर्वानंद हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से। जब तक नेता लोग आ जाएं तब तक विवेक जी, क्या ये विचित्र स्थिति नहीं है कि हम ये बात अगर कहें कि हम चर्चा इसलिए नहीं करनी चाहिए कि इससे इजरायल और फिलिस्तीन के संबंधों पर हमारा असर पड़ जाएगा? देखिए, भारत सरकार ने बयान तो दिया है। 10 जुलाई को जो बयान दिया, अगर आप उस पर नजर डालें, वो बयान की अंग्रेजी में प्रतिलिपि मेरे पास है, तो उसमें भारत सरकार ने इजराइल ये खेद जताया है अपने लहजे में कि जो कि एयर अटैक्स हो रहे हैं इजराइल की तरफ से। इसके साथ साथ भारत सरकार ने ये भी कहा है कि जो रॉकेट्स चला रही है हमास, वो भी गलत है। तो एक संतुलित बयान आया है। ये खाना पूर्ति वाला बयान नहीं लगता? नहीं, खाना पूर्ति वाला बयान नहीं है। अगर आप इजाजत दें, नेतृत्व वाला बयान कहाँ है? मतलब भारत तो कम से कम फिलिस्तीन के प्रति सहानुभूति रखने वाला मुल्क है। भारत का इसमें नेतृत्व वाला बयान देखिए, मेरा मानना है कि विदेश नीति, सामरिक नीतियां जज्बात पे नहीं, मैं व्यवहारिकता की बात कर रहा हूं, हितों पे आधारित होती हैं। आपने 1936 का बयान का दिखाया, ठीक है। 1936 का अगर आपको याद होगा, वो सब जो हुआ था वो बैलफोर डिक्लेरेशन के चलते, जो 1918 का बैलफोर डिक्लेरेशन हो रहा था ना सर। सुन ले मेरी बात, मैं भी बोल लूं। उसके तहत था, जब जूइश माइग्रेशन हो रहा था। भारत ने जो भी सहानुभूति दिखाई है, दिखानी चाहिए, वो दिखाई है, ऐतिहासिक रूप से दिखाई है। ऐतिहासिक रूप से, लेकिन ताली दो हाथ से बजती। क्या कभी किसी अरब देश ने फलस्तीन से, पीएलओ से ये बयान आया है कि पाकिस्तान से जो आतंकवाद भारत सह रहा है 25 साल से, वो गलत है? जो भारत के नागरिकों का खून बहा है वो गलत है? या ताली एक ही हाथ से बजेगी भाई? राजनयिक नियमों, राजनयिक देखिए, नहीं देखिए, कहां से कहां लेके जा रहे हैं? नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मतलब आप बयान ना देने की सजा आप फिलिस्तीन को देंगे? देखिए, हमारी अपनी, मैं वसुधैव कुटुंबकम वाले भारत से पूछ रहा हूं, आप उसके राजनयिक रहे हैं। मैं राजनयिक रहा हूं। देखिए, स्लोगन अच्छी चीज होती है। नहीं, मैं स्लोगन की बात नहीं कर रहा हूं। स्लोगन की भाषा तो आप लोगों की है, आप राजनीतिकों की भाषा देखिए क्या भाषा होती है। मैं राजनीति से बहुत दूर हूं। मैं पूर्व राजनयिक हूं, और राजनयिक के सिद्धांत दो होते हैं, हितों की सुरक्षा, और दूसरा कौन से हित हैं इसमें जिसकी सुरक्षा हमें करनी चाहिए? हमारे हित दोनों तरफ है, दोनों तरफ, इजराइल में है और अरब दुनिया में है। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपसे कहूं, अरब दुनिया में क्रोकोडाइल टीयर्स तो बहुत बहाए जा रहे हैं। कतर एक तरफ है, सऊदी दूसरी तरफ है। कौन सहायता के लिए पहुंचाएगा? तो हम अरब दुनिया को देखकर अपनी नीति तय करेंगे कि अरब दुनिया का फिलिस्तीन के प्रति क्या नजरिया है? हम क्या अलग अपनी नीति तय करेंगे? क्योंकि पर ये नजरिया तो तब भी अरब दुनिया का था। घरेलू जो राजनीति है, उसकी साया क्या हमारी विदेश नीतियों, हमारी सामरिक नीतियों पे पड़ेगी? क्यों नहीं पड़ती है? क्यों पाकिस्तान को लेकर इतनी घरेलू राजनीति हो जाती है? गलत नहीं होती? वो भी गलत है। नहीं, गलत की बात नहीं, गलत है। मैं क्या ये पर्याप्त बात कर रहा हूं? काटजू साहब ने जो कहा कि अरब देशों का ही रुख स्पष्ट नहीं है फिलिस्तीन के प्रति, ठीक है, अरब देशों का रुख भारत के प्रति पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को लेकर स्पष्ट नहीं है, इसीलिए हम अपने हितों की रक्षा के लिए दोनों देशों से एक बीच वाला ऐसा बयान दे दें जिसमें लगता नहीं है कि कोई एक देश इस तरह के परिस्थितियों में, जो खुद को शांति का समर्थक और पुजारी देश कहता है, कबूतर छोड़ने वाला, वो कोई लाइन ले रहा है। मुझे लगता है कि हमारा नैतिक कंपास पूरी तरह से खो गया है और हमें पता नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में हम
कौन सी भाषा बोलें। अभी काटजू साहब ने हितों की बात की, राष्ट्रीय हितों की बात की, और उन्होंने फिलिस्तीन पर एक फैसला कुन साफ रुख नहीं लेने के पक्ष में यह कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अरब मुल्क क्यों नहीं बोलते हैं। इससे बहुत स्पष्ट है कि खुद राजनयिक दुनिया में और वह समझ कैसे हमारी राजनीति में पहुंच गई है कि हम फिलिस्तीन के आज़ाद वजूद को बार बार उस पर जोर नहीं दे रहे हैं। फिलिस्तीन अभी आज़ाद मुल्क नहीं है, उसे मुल्क की हैसियत में जीने नहीं दिया जा रहा है। इस बात को बार बार कहने की ज़रूरत है। इजराइल अगर यह बहाना ले रहा है कि उसके 3 किशोर अपहृत हुए और उनकी हत्या हो गई, इसके जवाब में वह कर रहा है, तो यह झूठ है। यह बात अगर इंग्लैंड का रॉबर्ट फिस्क कह सकता है, या अगर इजराइल के पत्रकार कह सकते हैं, अगर अमरा खास कह सकती है, अगर यूरी आमनरी कह सकते हैं, तो एक हिंदुस्तान फुटबॉल क्लब है यूएफए जो है, उसने कहा है कि हम अपना इजराइल के क्लब को नहीं खेलने देंगे। उसने तक अपने एक पोजीशन ली। स्टीफन हॉकिंग्स ने क्या किया? स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा कि इस समय इजराइल के साथ किसी भी प्रकार का बौद्धिक संपर्क रखना अपराध है, और उन्होंने बहिष्कार किया, इसलिए कि अब इसके अलावा कोई उपाय नहीं लगता है कि इजराइल दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। हाँ, सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक हैं। अगर वह यह कह रहे हैं, वे तो कोई राजनेता नहीं, वे कोई मुस्लिम समर्थक नहीं है, लेकिन उन्हें अपना बौद्धिक कर्तव्य मालूम पड़ता है कि वो ये अंतर्राष्ट्रीय जगत को बतलाएं कि अभी उसका काम ठीक वही है जो दक्षिण अफ्रीका की सरकार पर दबाव डालकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हासिल किया था। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। और अगर यह बात भारत में भारत के बुद्धिजीवियों, भारत के पूर्व राजनयिकों या अभी के राजनयिकों को समझ में नहीं आ रही है, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं इस पे जवाब देना चाहता हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं है, बुद्धिजीवी कहें, बयान दें, लेकिन क्या रूस की सरकार, चीन की सरकार, किसी भी मेजर प्रमुख देश की सरकार ने संतुलित बयान के अलावा कुछ दिया? संतुलित क्या है, मैं यही जानना चाहता हूं। देखिए भावनाओं पे संतुलित है ना, भावनाओं पर राजनय क्या है, फिर खाना पूर्ति है। विदेश नीति भावनाओं पर चलेगी। हत्यारे और हत्या होने वाले नीति नहीं तो फिर हमारे प्रधानमंत्री क्या बोल रहे थे ब्रिक्स में, जब वो बोल रहे थे एक्सेलेंसीज, वो क्या बोल रहे हैं? आपने पूरा बयान नहीं पढ़ा। नहीं, उसी वक्तव्य में, हाँ, क्या लिखा है? उसी वक्तव्य में उन्होंने ये भी कहा है, आप देखें अगर पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो उनकी आई है, उसमें कहा है फिलिस्तीन और इसके बाद इजराइल के बारे में कि एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट होनी चाहिए। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, सीज फायर होनी चाहिए। जो भी इजिप्ट, मिस्र सीज फायर का जो तो उनका बयान ये है, आपके विदेश मंत्री का बयान ये है, आप कहते हैं कि हमने ठीक ठीक बोला है। मैं तो चाहता हूं जो अधिकृत बयान है, जो कि विदेश मंत्रालय से आया है, 10 जुलाई को इशू हुआ था, आप पढ़ लीजिए उसको। नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं तो आप पढ़ लें अच्छी तरह। मेरे पास मेरा तो मकसद ये है कि अलग अलग विचार मेरा मेरा टेक्स्ट, मैं तो इंटरनेशनल कोर्ट हेग का तो जज हूं नहीं। आप सही कह रहे हैं। मेरा बस मत ये है कि इस वक्त अपने हितों की सुरक्षा के लिए, हाँ, न्याय, अंतर्राष्ट्रीय न्याय तो है, लोग मारे जा रहे हैं इस तो तरह क्या से, हमने बच्चे मारे जा रहे हैं वहां पे, बोको अस्पताल हराम गिरे। ने वो कह रहे हैं उसका डिप्टी स्पीकर कि हम अस्पताल पे धावा कर रहे हैं। 800 लोगों, माने युद्ध के भी अपने कुछ नियम बनाए गए हैं। आप सही कह रहे हैं, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। मैं कहां कह रहा हूं उसका वायलेशन हो, लेकिन मैंने आज तक अपने किसी बुद्धिजीवी को यह नहीं कहते सुना कि बोको हराम ने, जो कि अफ्रीका में आतंक मचाया हुआ है, उसके खिलाफ आवाज कड़ी उठाई जाए। क्यों नहीं? मुझे लगता है कि आप आंशिक रूप से सुनते हैं, क्योंकि भारत के जिन्हें बुद्धिजीवी कहा जाता है, उनमें से सब ने बोको हराम के खिलाफ बयान दिए हैं, लेख लिखे हैं। इसका मतलब पढ़ा नहीं जाता है। आईसिस के खिलाफ सब ने बयान दिए हैं और लेख लिखे हैं, लेकिन यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब एक मसले पर स्टैंड लेने की बात की जाती है तो सामने लाकर दूसरी चीज को खड़ा किया जाता है और कहा जाता है कि आपने उस कांग्रेस ने ऐसा किया तो बीजेपी ऐसा नहीं कर कि सकती है। आपने उस पर उतना कड़ा बयान नहीं दिया जाए। ये वैसा ही है जैसे जब गुजरात में जो जनसंहार हुआ उसकी निंदा हो रही थी तो कहा जा रहा था कि आप कश्मीर के पंडितों के बारे में क्यों नहीं बोल रहे। ये एक अजीब सा तुलनात्मक रुख है और जिसे संतुलित कहा जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, जो हत्यारा है और जिसकी हत्या हो रही है,
उसके बीच संतुलन रखना बहुत कठिन है। अगर आप जिनकी हत्या हो रही है उनके पक्ष में खड़े नहीं हैं तो आप संतुलित नहीं हैं। ठीक है। और हमास कैसा ऑर्गेनाइजेशन, देखिए आतंकवादी है या नहीं है? बारी बारी से आता हूं। हाँ, देखिए हत्याओं की इन्होंने बात की, हत्या तो 3 इजरायलियों की हुई थी, ये भी बात सच है। 3 इजरायली किशोर मारे गए, एक उनमें सोल्जर था और ये सेटलर्स थे, जो इजरायली बस्तियां जिनको हम कहते हैं, जो लगातार 1948 के बाद बनती आई हैं। यहाँ पे 2 बातें मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा समय चाहूँगा। एक तो ये है कि जो इक्वी डिस्टेंस की हम बात करते हैं, ये बात क्लियर होना बहुत जरूरी है कि एक ऑक्यूपायर है, एक ऑक्यूपाइड है, एक स्वतंत्र देश है, माइटी है, एक के पास दुनिया की बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी है, मिसाइल्स हैं, हेलीकॉप्टर गनशिप्स हैं, सारे हथियार हैं, और हमें बेच रहा है। हम लगभग इजराइल के नंबर 1 क्रेता बन चुके हैं हथियारों के, और इजराइल नंबर 1 विक्रेता, ऑलमोस्ट वहाँ हम पहुँच चुके हैं। शायद ये उनको हितों की बात कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक हितों की बात है, जहाँ तक हितों की बात है, क्या हम इस पर नज़र नहीं डालेंगे? अरब देशों की आप तुलना कर रहे हैं, अरबों ने कुछ नहीं बोला इसलिए हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे कितने रेमिटेंसेस आते हैं अरब देशों से, कितने लोग अरब देशों में काम कर रहे हैं और कितने लोग इसराइल में काम कर रहे हैं। मैं 6 साल इसराइल में रहा हूँ, मुझे पता है इसराइल का वीज़ा लेना, इसराइल में घुसना कितना मुश्किल है। जहाँ तक हितों की, अब हित अगर केवल डिफेंस कॉपरेशन है, हित अगर केवल इंटेलिजेंस कॉपरेशन है, हित अगर केवल मिलिटराइजेशन है, तो अलग बात है। हम उन लाखों करोड़ों लोगों को नहीं देख रहे हैं जिनके घर परिवार पल रहे हैं, क्योंकि अरब देश एक बड़ी मात्रा में जॉब देता है हम लोगों को। मैं काजू साहब की बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इजराइल और फिलिस्तीन का सवाल है, दोनों को हम इक्वल एक चश्मे से नहीं देख सकते हैं। हमें ये देखना होगा कि जो 3 इजरायली युवक अपहरण और मारे गए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक किसी ने नहीं ली है। और हमास को काजू साहब अच्छी तरह से जानते हैं, हमास कितना ही जघन्य कृत्य करे जिसको हम निंदा करेंगे, हमास एज एन ऑर्गेनाइजेशन हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। सो वी डू नॉट नो कि हमास ने किया है। अगर हमास ने भी किया है तो हमास के लिए आपने 200 लोग मार दिए, 40 बच्चे मर गए उसमें, आपने हॉस्पिटल्स में बॉम्बिंग कर ली, आपने डिसेबिलिटी सेंटर में बॉम्बिंग कर दी। यूएन एजेंसीज बता रही हैं कि 7-8 स्कूल्स आपने बॉम्ब कर दिए और इंडिया चुप बैठा हुआ है। अगर ये डिप्लोमेटिक प्रैग्मेटिज्म है, आई एम सॉरी, इट इज शॉकिंग। बल्कि मुझे लगता है कि भारत में कहीं ना कहीं भारत का एक सेक्शन, हमारा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग बीजेपी एंड कांग्रेस, और ज़्यादा बीजेपी में, शायद इजराइल को एक चश्मे से देखता है, जो है एक तरह की ऑ एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर क्रूअल ब्रूटल मेथड्स ऑफ क्रशिंग व्हाट दे कॉल टेररिज्म और अपोजिशन और रेजिस्टेंस। काजू साहब, मुझे एक बात बताइए कि क्या हिंदुस्तान जैसे दो, वही एप्रिसिएशन है जो हर्ष ने कहा, मैं आप अपनी बात करें, मैं अपना सवाल पूछूं। हाँ, सर, मैं मैं एक पॉइंट भूल गया था कि इंडिया और इजराइल की बात हो रही। भारत पहला नॉन अरब कंट्री है जिसने PLO को सोल लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टाइन मान्यता दी थी, माना है। पहला नॉन अरब कंट्री, बल्कि हमको मजाक में एक और अरब देश बोला जाता था। और भारत का, मुझे ये लगता है कि पिछली सरकार तक भी कुछ हद तक 1992 से रिलेशन बदलने शुरू हुए हैं, लेकिन कम से कम इजराइल को एक तरह की रिक्वेस्ट, वार्निंग दैट यू मस्ट एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, ये होता था। इस बार अभी तक कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं आया है। स्टेटमेंट मुझे एक बात बताइए, एक शोषक है, स्टेटमेंट लिप सर्विस भी नहीं है। देखिए इजराइल कमजोर है, हमारी संवेदना सहानुभूति किससे होनी चाहिए? हमारा हिस्टोरिकल कमिटमेंट पैलेस्टाइन कॉज के साथ with their right to a sovereign state has sort of diluted. 3 पॉइंट। And this is shocking. पहली चीज जो हमने बयान स्टैंड लिया है अभी, उससे जो 70 लाख भारतीय काम करते हैं खाड़ी के देशों में, उनकी एम्प्लॉयमेंट का कोई खतरा नहीं है। उसको इससे जोड़ना गलत है। उसको उससे जोड़ा नहीं उन्होंने। उन्होंने बताया कि आप हितों की बात कर रहे हैं ना। नहीं तो वो, अरे वो आप इजराइल आप कह रहे थे अरबों ने कुछ नहीं कहा इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे। वो रवीश जी, वो अरबों ने पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा इसलिए हम, भाई वो हित तो हमारे सिक्योर हैं हित। दूसरी चीज, हाँ, सुरक्षा और सामरिक हित बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी इन हितों को नजरअंदाज करता है, मेरा मानना है अपने राजनयिक अनुभव की हैसियत से, वो गलत है। तीसरी चीज, हमने ये भारत सरकार का बयान जो आया है, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं अंग्रेजी में एक लाइन पढ़ दूं। पढ़ दीजिए। है, India is deeply concerned at the steep escalation of violence between Israel and Palestine. और अब आप शब्द नोट करिए, ठीक है। Particularly heavy air strikes in Gaza resulting in tragic loss of civilian lives and heavy damage to property.
तो क्या इसमें भारत चिंतित है और इसकी जगह कहे कि वहां पर हमले बंद होना चाहिए, दोनों में क्या हितों में परिवर्तन आ जाता है? देखिए इसमें वही तो मैं कह रहा हूं, ये खाना पूर्ति वाला बयान। इसका संकेत क्या है? इसका संकेत यह है कि इसको बंद करिए आप। इस संकेत में क्यों हम साफ साफ क्यों नहीं कर सकते? राज छोटा सा टुकड़ी सा मुल्क है, देखिए उसके साथ अन्याय हो रहा है, वो कमजोर मुल्क है, तो हमारी सहानुभूति किससे होनी चाहिए? हमारी सहानुभूति अपने साथ और अपने हितों के साथ होनी चाहिए, वो सर्वप्रथम। ये आपका ऐतिहासिक रोल रहा है इस हिंदुस्तान का, जिसने भारत का 1930-20 के दशक से उस इलाके के लिए वो अपनी सहानुभूति रखता है। भाई भारत का ऐतिहासिक रोल ये होना चाहिए कि अपने हितों की सुरक्षा, जो हमारे हितों के साथ है, हम उसका जो साथ गांधी देंगे। जिस फिलिस्तीन के बारे में बात करके जाते थे, प्रधानमंत्री के चेंबर में गांधी की फोटो लगा हुआ है उसमें। जो इन्होंने कंसर्न वाली बात कही काटजू साहब ने, क्या वो पर्याप्त नहीं है क्या? नहीं, कंसर्न ठीक है, लेकिन जैसा आपने कहा कि इन्होंने कहा अपने हितों की, और ये ठीक इजरायली भाषा है जिसमें अपने हितों के अलावा दुनिया में और कुछ नहीं देखा जाता है। कम से कम भारत इस प्रकार का देश नहीं रहा है। अगर वो इजराइल के रास्ते जा रहा है तो हमें मान लेना चाहिए कि हमने एक अच्छा पथ प्रदर्शक चुन लिया है। ठीक है, ये गलत है, ये कुछ समय के लिए संबित है हमारे साथ, कुछ समय के लिए हम बड़ा शुक्रगुजार हैं। बीजेपी पे ये आरोप लग रहा है कि आप इजराइल के खिलाफ चिंता जरूर जताया, अभी काटजू साहब पढ़ के बता रहे थे, इसलिए लाइन नहीं लेते कि आपके नेताओं का भी एक सॉफ्ट कॉर्नर हो गया है। बड़ा एक सुंदर सा सपना है कि हमें इजराइल जैसा हो जाना चाहिए, इजराइल की ऐसी टेक्निक है। नरेंद्र मोदी भी गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए गए थे वहाँ पर, और जब उनकी जीत हुई थी तो इजराइल ने एक खास तरह से उत्साह, हालांकि अन्य देशों ने भी देखा था, इजराइल ने भी देखा था, तो बीजेपी काफ़ी सॉफ्ट है इजराइल को लेकर। देखिए, सर ने भी, विवेक सर ने भी एक लाइन पढ़ा था, तो दूसरा लाइन मैं भी पढ़ देता हूँ, एक ही लाइन है वैसे। We have diplomatic ties with both nations. Any discourteous reference to any friendly country can impact our relation with them. सर, हम ये धान थोड़ी खरीद रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन से, वहाँ आदमी मर रहे हैं ना संबित भाई। अच्छा, ठीक, दो लाइन में बता, ठीक है, अपनी बात कहिए प्लीज। देखिए, मुझे लगता है कि राजनयिक संबंधों में यहाँ पैनल में जितने वरिष्ठ लोग बैठे हैं, कोई नहीं इससे नकारेगा कि ये मध्यम मार्ग सबसे उचित मार्ग होता है। जिस मार्ग में चल के वसुधैव कुटुंबकम कहाँ गया? हर जगह आप देखिए राजनयिक विषयों में आपके कुटुंब का एक परिवार, एक सदस्य मारा जा रहा है, दोनों मित्र हैं, तो एक ऐसे मार्ग पे चलने की आवश्यकता है जहां अपना ध्येय भी सिद्ध हो, अर्थात जो अपने देश की डोमेस्टिक राइट्स, दुकानदार की तरह बात कर रहे हैं साहब कि सामान बेचना है, खरीदना है, छोड़ो बाकी तो झगड़ा कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान, मैंने एक उदाहरण दिया संबित भाई, 1936 का हिंदुस्तान, जहां बिजली नहीं, अखबार नहीं पहुंचता होगा इस तरह से, और उस समय अगर इटावा, सहारनपुर और अगर मऊ के लोग अगर फिलिस्तीन को लेकर अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो ज्यादा जागरूक हिंदुस्तान है, उसके पास अपना एक नजरिया है। ये हिंदुस्तान तो व्यापारी की तरह बात कर रहा है कि हमें दोनों हित खराब हो जाएंगे। ये बिल्कुल व्यापारी की तरह बात नहीं कर रहा है। आप देखिए, दोनों ही पक्ष महत्वपूर्ण हैं, दोनों के साथ संबंध है। एक तरफ तेल है, एक तरफ अरब में हमारे करोड़ों लोग नौकरी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे ऐसे संबंध हैं जहां से हमारे पास मिलिट्री अरेंजमेंट्स चल रहा है। लगभग इजराइल का नंबर 1 जो खरीदार है मिलिट्री इक्विपमेंट्स का, वो हिंदुस्तान है। आप देखिए, अभी हाल फिलहाल में इजराइल का सैटेलाइट हमने छोड़ा। 1998 में पोखरान जब हुआ तो पूरा देश हमारे खिलाफ था, तो एक ही देश हमारे साथ खड़ा था, तो वो इजराइल खड़ा था कि नहीं, सैंक्शन नहीं होना चाहिए। आप बताइए, एक मध्यम मार्ग में चलना उचित है कि नहीं है? और एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट यह भी होना चाहिए कि डोमेस्टिक कंपल्शंस ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो डोमेस्टिकली ही रहे। तो आप पाकिस्तान को घसीट लेते हैं, सबको बांग्लादेश को घसीट लेते हैं, तो वो क्या पॉलिटिक्स नहीं है? नहीं, तो फिर इजराइल को क्यों ना? डोमेस्टिक कंपल्शन ऑफ पॉलिटिक्स में इमीडिएट हम इजराइल से डरते हैं क्या? वो हित वाली बात छोड़िए, क्या इजराइल से कोई भय है क्या? नहीं, हम इजराइल होना चाहते हैं। हम इजराइल होना चाहते हैं। हम इजराइल होना चाहते हैं। और इजराइल होने में क्या बुराई है, अगर कोई सामान्य दर्शक समझना चाहे तो? इजराइल होने में वह बुराई है जो इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपने जो क्लिपिंग्स दिखलाई, जिसमें इजराइल के लोग फोल्डिंग चेयर्स लेकर ऊंची जगह पर गए कि जब गाजा पट्टी पर बम गिरे तो आतिशबाजी की तरह उसको पॉपकॉर्न खाते हुए देख के उसका आनंद लिया जाए। अगर हम इस तरह के नागरिक बनना चाहते हैं, इस तरह के लोग बनना चाहते हैं, तो मुझे कुछ नहीं कहना है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप इस तरह के लोग होना चाहते हैं, इस तरह के लोग होना चाहते हैं कि आप ये लिखें कि दरअसल इजराइल की, फिलिस्तीन की जो माएँ हैं वो सपोलों को जन्म देती हैं, इसलिए फिलिस्तीन में सारे लोगों को मार डालना चाहिए ताकि सपोले पैदा ना हो। अगर हम इस तरह के लोग होना चाहते हैं, कोई हर्ज नहीं, हम हो जाएं उस तरह के, लेकिन शायद हमने अपने बारे में यह कल्पना नहीं की थी। और मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है, मैं सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स देखता हूँ
वो कमेंट्स इतने भयानक और इतने ख़तरनाक और इतने डरा देने वाले हैं, जिसमें हम लगातार हमारे भीतर की ये इच्छा कौंती रहती है कि हम इजराइल क्यों नहीं हैं, हम क्यों नहीं पाकिस्तान को जाकर रौंद देते हैं, हम क्यों नहीं मुसलमानों को मार डालते हैं। हर कमेंट में यही बात झलकती है और यह बात बहुत खतरनाक है।